अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। 79 पॉइंट्स का डिक्लाइन, लेकिन समहाउ हम कह सकते हैं कि 47,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और साथ साथ अगर पूरे वीक को हम सम अप करें तो यहाँ भी देख सकते हैं हम कुछ एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई, वॉलेटाइल बिहेवियर देखा गया, साथ साथ रोल ओवर वीक है तो इसमें भी कुछ डिप्रेसिंग बिहेवियर इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जाता है, कुछ पोजीशंस ऑफलोड करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज द रीजन कि आज के दिन भी हमने एक रेंज बाउंड या फ्लैट ट्रेंड देखा। साथ साथ अगर बात करें इकोनॉमिक नंबर्स के, तो इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन के हवाले से कुछ न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पर गवर्नर साहब का कि यहाँ पर अब इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कम होती हुई दिखाई देगी, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर हम कह सकते हैं नीचे की तरफ जा सकते हैं। सो लेट्स सी कि आने वाले दिन कैसे होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के हवाले से भी। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट साहब। आप चेयरमैन हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी साहब। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी और प्रेसिडेंट कराची बिजनेस फोरम के हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अफरोज़ साहब से पूछना चाहूँगी। अफरोज़ साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, तो मैं भी ये ज़रा जानने के लिए एक एक क्यूरियस हूँ कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। मार्केट के नंबर्स भी बड़े जल्दी से आगे बढ़े और बड़ी एक तेज़ी से हमने 48,000 का लेवल देखा। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ हमने चीज़ें, इंटरिम सेटअप भी आ गया, IMF की भी चीज़ें हो गई, बड़ी एक इंक्लाइंड चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहें या मार्केट में कुछ जर्क्स कहें, क्या रीज़न है जो अब मार्केट के नंबर्स 48,000 के बाद वापस बाउंस बैक कर जाते हैं, अपसाइड नहीं जाते? देखिए, एक जो खुशाइन बात तो ये है कि अगर आप देखें तो कई सालों तक आई थिंक 40,000 या उसके आसपास हमारा इंडेक्स रहा और उसके बाद कुछ रफली 20% हमारी मार्केट बढ़ी, जो काफ़ी खुशाइन बात है। देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, दे आर नॉट रियली कंसर्न्ड। वो कहते हैं भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इलेक्शंस भी हो जाते हैं, चीज़ें जो है तो वो उस वजह से, हालांकि जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते थे लेकिन बढ़ नहीं रहे थे, अब वो बढ़ना शुरू हुए। और अब देखें, अब एक खुशाइन बात ये भी है कि जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, अगर आपको याद होगा, आप हमेशा मुझे आई थिंक प्रोग्राम के एंड पे कहते, मैं प्रोग्राम के बिगिनिंग में बता रहा हूँ कि हमेशा पूछते भी कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, तो यू वुड रिकॉल दैट आई वुड ऑलवेज से बैंकिंग सेक्टर एंड फर्टिलाइजर एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी टाइम से हालांकि अर्निंग्स और डिविडेंड्स उनके इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, तो जिसकी वजह से आप देखें कि जो वेटेज, मैं समझता हूँ अबाउट 50% जो पॉइंट्स बढ़ी है 8,000 में से रफली 4,000 पॉइंट्स वो बैंकिंग सेक्टर की बढ़ी है। राइट। अब पोटेंशियल तो है ऑब्वियसली, मैं इसके ऊपर फर्दर बात करूंगी। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट राशिद सिद्दीकी साहब से लूंगी। राशिद साहब, आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक नंबर्स की बात हो रही है तो कैसे दिखाई दे रही है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? हम कहें कि आप तरीके से एक गवर्नमेंट भी गई, टेन्योर पूरा हुआ, इंटरिम सेटअप आ चुका है, अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, कैसे ये हालात हैं? देखिए, मुझे तो हालात अभी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और आप यकीन माने कि बहुत अरसे के बाद लोगों के अंदर एक थोड़ी सी मायूसी का वो कम आए। उसकी वजह क्या है कि जब भी अभी जितनी पिछली हुकूमतें थीं तो अपोजिशन होती थी या गवर्नमेंट होती थी, आपस में इनकी इतने लड़ाई झगड़े, इतने एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे होते थे कि इनको ना आवाम की फ़िक्र होती थी, ना इनको इकनॉमी की फ़िक्र होती थी, ना इनको पाकिस्तान की फ़िक्र होती थी। सब अपनी अपनी अना की खातिर पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश मारते थे। लेकिन अभी जो लोगों के अंदर एक मायूसी कम हुई है और जो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण आई है, वो शायद इसलिए आई है कि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनके जो सेटअप आया है ये बहुत ही न्यूट्रल आया है। और इसके अंदर मुझे लगा कि जैसे जो जिन लोगों ने भी इनको सेलेक्ट करा है, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हर अपने अपनी फील्ड के जो क्रीम लोग थे, अपने अपनी फील्ड के जो बड़े माहिर लोग थे और जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टेड नहीं थे, यानी जिनकी कोई अपोजिशन नहीं थी, जिनके कोई स्कैंडल नहीं थे, जो एक अच्छे किरदार के लोग, उनको लेके आए। आप मिसाल के तौर पर आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वफाकी मजहबी उमूर जो हैं वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, किसी लिसाने से ताल्लुक़ नहीं है और
बेहतरीन किरदार के आदमी हैं और बिल्कुल एकदम से मतलब उनकी कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टेड नहीं है। आप हमारे जो निगरान वजीर आजम आए, आप इनको उठा के देख लें, आपको किसी स्कैंडल में नहीं है, इनका भी किसी सियासी उससे नहीं था। और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरह से सदी हुकूमत चला रहे हैं, आप शमशाद को उठा के देख लें कि उनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड है और अपने फाइनेंस के अंदर अपनी उसके अंदर इनकी पूरी पूरी कमांड है। गौहर एजाज साहब का अभी आपने वो पढ़ा होगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है कि जी हम इकोनॉमी को लेकर चलेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ा के देंगे। तो बहुत अरसे के बाद जो सनतकार हैं या जो पाकिस्तान के बिजनेस से रिलेट लोग करते हैं, वो नई रूह आ रही है उनके अंदर, तो उनके अंदर एक नई रूह भी आ रही है। एक मायूसी का जो म्यार था ना वो डिक्लाइन हुआ है और एक उम्मीद की किरण उनको लगी है। तो इसलिए मार्केट से डिप्रेशन कम हुआ है। और एक डिप्रेशन आपने भी अभी कम करा है कि जैसा आपने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन हमारा नीचे आएगा। तो जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो चैलेंजिंग था वो 2-3 चीज़ उनकी चैलेंजिंग है, जिनमें से नंबर 1 जिस उनके लिए चैलेंज था वो एक ये सूद था कि बैंक के जो मार्केट जितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे या जहाँ पे आज खड़े हुए, तो उन हालात में लेके आपके लिए एक्सपोर्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अब इसका जो एडवांटेज होता है ना, इसका एडवांटेज होता है ट्रेडर को, इसलिए कि अगर ट्रेडर ने आज अपने पैसे बाहर भेजें और 30% बाहर उसने पैसे भेजे और उसने अपना उसके बुक कर लिया माल को, और जब तक उसका माल आएगा तो पता चला डॉलर जो था वो 200 रुपये के बजाय 250 का हो गया, 250 के बजाय 300 रुपये का हो गया और मार्केट रेट ऊपर चला गया। तो इसका एडवांटेज ट्रेडर को होता है, इसका डिसएडवांटेज मैन्युफैक्चरर को होता है, एक्सपोर्टर को होता है। लेकिन आपके यहाँ जो हमको अपनी एक अच्छे मुस्तहकम पाकिस्तान और एक मुस्तहकम मईशत को अगर लेके चलना है, और अगर कल हमको एक मजबूत मईशत और एक मजबूत पाकिस्तान को लेके चलना है, तो हमको ट्रेडर्स पॉलिसी को फोकस नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है, हमको उनको डिस्करेज करना है। हाँ। हमको जो सपोर्ट करना है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करना है और हमको एक्सपोर्ट सेक्टर को फोकस करना है। तो हमको हर वो पॉलिसी लानी पड़ेगी कि जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक अच्छे प्राइस के अंदर बिजली मिले, उनको एक अच्छे प्राइस के अंदर बैंक का लोन मिले, हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है वो डॉलर की जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर काबू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात जो लग रही है वो ये लग रही है कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जब टीवी पे आते थे तो वो भी सिर्फ नेगेटिव बातें करा करते थे, लेकिन आजकल मैं बड़े उससे जब शाम को टीवी पर देखता हूँ तो जितने भी नए तजियाकार आ रहे हैं लोग, वो उन सब का एक ही कहना है कि आइंदा 15-20 दिन के बाद से हमको लग रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, जितना जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जितना इस वक्त वो इन्वॉल्व हुए हैं, मेरे ख्याल से मैंने आज तक पहले कभी किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतना इन्वॉल्व नहीं देखा था। इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा कीन वो हर जगह पर खुद जा रहे हैं, तमाम लोगों को खुद बुला रहे हैं। और अभी जो एक अभी उन्होंने निकाला था FCSI, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं आपके अंदर की बात बता रहा हूँ कि उसके अंदर उन्होंने स्टेक होल्डर को कहा है कि किसी का कोई मसला होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई हर्डल नाजायज़ नज़र आ रही होगी, किसी को बिर की तरफ से नाजायज़ वो नज़र आ रहा हो, तो आप हम बताएं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमने इस मुल्क को बुरहान से निकालना है और हमने अपनी इकनॉमी को लेके चलना है। तो जब इतनी कमिटमेंट होगी और इतनी मल्टीपल लोग लेके चल होंगे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पे ना चले। राइट अफरोज साहब, बड़ा ही डिटेल कमेंट राशिद साहब ने दिया, और राशिद साहब की ये खूबी है कि वो इंडस्ट्रीज़ को बड़ी ज़्यादा फोकस करके देखते हैं। इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो मुल्क चलेगा, इकॉनमी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, तो फिर मार्केट के ऊपर भी उसका ऑटोमेटिक एक इम्पैक्ट आएगा। आप क्या समझते हैं मार्केट का अभी बिहेव करना और साथ साथ एक इकोनॉमी का भी थोड़ा सा एक रिवाइवल की तरफ आना कितना इम्पॉर्टेंट है? दूसरा, IMF की जो एक कंडीशनैलिटीज़ हैं ये कितना ज़्यादा बेहतरीन साबित हो रही हैं हमारे मुल्क? देखिए, आई वुड टोटली एग्री विद राशिद साहब जो इन्होंने बात की कि काफ़ी कॉम्पिटेंट, इम्पार्शल और प्रोफेशनल्स केयरटेकर गवर्नमेंट में है एंड नॉन कंट्रोवर्शियल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ अब लाइक डॉक्टर शमशाद अख्तर का इन्होंने कहा, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में और 76 साल हो गए, शी इज़ द ओनली पर्सन जो अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची है। यू नो nobody reach to that position। फिर हमें बहुत ही नाइस प्रोफाइल है इनका, बहुत ही, आप इसका प्रोफाइल आप देखें, हाईली क्वालिफाइड। एंड फिर हमारे गौहर एजाज साहब जो
कॉमर्स के और ट्रेड के, और वो इज़ अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एक्सपोर्टर, वो जो है वो कॉमर्स के मिनिस्टर है। मोहम्मद अली जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के ये चेयरमैन रह चुके हैं, एंड जो एनर्जी रिफॉर्म्स में इन्होंने काफ़ी काम किया। तो ये बड़ी एक अगर लेट्स अज्यूम, ठीक है, इलेक्शंस अगर वो फरवरी में भी होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कहता है 4 महीने डिलिमिटेशन के, आई एम एक्सपेक्टिंग इलेक्शंस इन फरवरी, तो ठीक है, 6 महीना ये हुकूमत रहती है। पंजाब की भी हुकूमत रही है लंबा इंटरिम, खैबर पख्तूनख्वा की भी रही है, तो फरवरी में भी इलेक्शंस होते हैं। तो बिकॉज सिंस द इकोनॉमी इज इन गुड हैंड्स, वी डू नॉट हैव टू वरी। इसके अलावा जो इकोनॉमी के एक खुशाइन बात है कि वी हैव सीन दी हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन मे, 38% जो था, जो जून में वो 29% पे आया, और जुलाई में भी मोर और लेस इसी पे है, वो 1-8% शायद ऊपर हुआ है। और अगस्त में अगेन आज ही सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, एसपीआई का इंडेक्स आया, विच इज़ अराउंड 25%। तो मैं समझता हूँ अगस्त के जो नंबर फर्स्ट को ही आ जाते हैं, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, तो वो अगस्त के जब नंबर आते हैं तो वो भी एक खुशाइन होंगे। पॉलिसी रेट आई होप कि ये फर्दर इंक्रीज नहीं हो। मैं समझता हूँ मे भी शायद जनवरी नहीं तो अगले जुलाई में तो हमारे पॉलिसी रेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। एंड खुशाइन बात है कि मार्च तक देखें, आईएमएफ ने हमें प्रोग्राम दिया स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं। द न्यू गवर्नमेंट, यस वी मे हैव टू गो फॉर अनदर आईएमएफ प्रोग्राम विच विल बी द 25th, लेकिन वो जुलाई से होगा, तो अगली हुकूमत के पास भी जो है ना वो टाइम होगा कि इसको स्मूथली करें। तो मैं नहीं समझ, ठीक है, दी ओनली ड्रॉबैक जो अभी नज़र आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, बिकॉज आईएमएफ से हमने एग्रीमेंट किया है 1.25 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए परसेंटेज। अब 300 रुपया अगर इंटरबैंक है और 315 रुपया वो है, तो 5% का डिफरेंस है। ये जो राशिद साहब ने कहा, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्टर्स और बहुत सारे जो कुछ जो अपने डॉलर्स बाहर रख रहे हैं, यू नो, देयर इज़ अ नीड कि किसी तरह दे आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर विल फर्दर अप्रिशिएट, जिसकी वजह से आ नहीं रही। ये चीज़ें और किसी तरह हमारा डिफरेंस कम हो जाए। अफरोज साहब, एक चीज़ मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात करें या एक डिफरेंस की बात करें इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट का, तो हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर होता है? हमारे मुल्क के लिए क्या ये बेहतर होता है कि डिफरेंस ना हो, ताकि नहीं, डिफरेंस कम से कम हो। डिफरेंस ज़्यादा होगा तो लोग अनऑफिशियल चैनल से पैसे आएंगे, रेमिटेंसेस अनऑफिशियल चैनल से आएंगे, एक्सपोर्टर्स अनऑफिशियल चैनल से भेजेंगे। तो ये डिफरेंस कम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे, देखिए, रेमिटेंसेस पिछले साल कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं। तो ये ऑफिशियल चैनल से जो पर्टिकुलर रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स को तो हमें समझ में आता है कम होने की, क्योंकि वो कुछ कर्ब्स ऐसे लगाने पड़े बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग आवर रिजर्व्स, जिसमें कुछ इंपोर्ट के जो कंट्रोल्स किए गए, तो उसमें एक्सपोर्टर्स को भी इम्पैक्ट हुआ है, जो आई थिंक आउटगोइंग गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया है। तो थिंग्स विल यू नो स्टार्ट इम्प्रूविंग। कुछ टाइम है, मैं समझ रहा हूँ 3 से 6 महीने हमारे लिए टफ है। अदरवाइज वंस द इलेक्शंस आर हेल्ड एंड तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत यानी बेहतरी की तरफ फिर हम जाना शुरू हो जाएंगे। राइट राशिद साहब, ये तो आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि जब इंपोर्ट को बैन किया गया था तो उस वक्त एक्सपोर्टर्स भी परेशान हो गए थे कि आपने इंपोर्ट को बैन किया है और कर्ब किया है किसी तरीके से। अब आप समझते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, या ये जैसे अफरोज साहब ने कहा कि ये जो गैप है इंटर बैंक का तो ओपन मार्केट का, तो इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है एज पर कंडीशनैलिटी ऑफ IMF? तौर पे ये गैप होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे हैं और वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे काउंटर बने हुए होते हैं और वहाँ से आप अगर अपनी मनी एक्सचेंज को एक्सचेंज करवाएंगे तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेट होता है वो आपको उससे कम रेट दे रहे होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में अगर आप जाके कराएंगे तो वो आपको ऑफिशियल रेट से ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया है कि हम अनऑफिशियल डॉलर्स को इनकरेज कर रहे हैं और ऑफिशियल डॉलर को हम डिस्करेज कर रहे हैं। हमारी मुल्क की इकनॉमी का जो सबसे बड़ा समझ लें कि नहीं, जो सबसे बड़ा हजम है वो है फॉरेन रेमिटेंस का। जो रेमिटेंसेस हमारे पास बाहर ममालिक से आती है ना, 32 अरब डॉलर या कितने अरब डॉलर है, ये 32 अरब डॉलर अगर आपके पास ऑफिशियल चैनल से आने लगेंगे तो आपका जो इसका जो डेफिसिट होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा।
राइट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका एक सवाल था, दूसरा सवाल आपका क्या था, सॉरी? इंडस्ट्रीज के हवाले से कि मैं रुपी का ही पूछ रही थी कि कितना हाँ बेहतर हाँ, होता है नहीं, ये। दूसरा सवाल आपका था कि जो एक्सपोर्ट के पर इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी तो उससे एक्सपोर्टर भी मुतासर होने लगे। वहाँ पे एक थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो कदम था वो गलत इकदाम था कि उन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया कि भाई किसी की एलसी नहीं खुलेगी, जबकि उस वक्त उनको चाहिए था कि ऐसे टारगेटेड लोग, हाँ। ऐसे आइटम की एलसी बैन करते। ऐसी इंपोर्टेड देखें, उस जमाने में जो एक्सपोर्टर थे उनकी 25-25 हजार डॉलर की एलसी नहीं खुली थी, लेकिन वहीं पे लोग 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे थे। इट वाज रॉन्ग। तो उस वक्त उनको एलसीयां ऐसी बैंड करनी चाहिए थी कि जो चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या जो कमोडिटी आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट मुतासर हो जाएगी, वो एलसीयां उनको खोलते रहना चाहिए था। और जो सामान्य तायुश की ऐसी थी वो इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की मीशत का सत्यानाश करती हैं, जो पाकिस्तान की मीशत को ख़राब करती हैं, उनकी इंपोर्ट के ऊपर आपको पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने किसी भी होमवर्क करे बगैर और लोगों को कोई भी टाइम फ्रेम बगैर दिए बगैर उन्होंने अचानक जो जब बैंड लगाई तो उससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा जो नाम था वो ख़राब हो गया। इसलिए कि जिन मालिक से हमने एलसियाँ खोली हुई थी, जो माल हमारे आए हुए थे, जो माल पोर्ट पे पड़े हुए थे और बैंक उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से उनका जो एक सर्टेनिटी थी पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के ऊपर जो एक मालिक जब से पाकिस्तान बनाए, जब से बन के जो एतमाद था वो उनके ऊपर से शेकी हो गया। और उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो फला फला कंपनियों को माल भेजा हुआ था, उनके माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है और आपके बैंकों के पास डॉलर नहीं है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो उसका खमियाजा हम आज के दिन तक भुगत रहे हैं और आने वाले दिन तक हम उसको भुगतते रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि नहीं भाई, हम इनकी एलसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक कि इनका हमारे पास 100% एडवांस ना आ जाए। और हमारे पास कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम लीगल पैसे को एडवांस भेज के और अपना माल मंगा पाए। ठीक है ना, तो ये एक समझ लें कि बड़ा चैलेंजिंग था। देखिए हमको, क्योंकि हम 25 करोड़ की आवाम है, तो हम किसी भी हाल में ट्रेड को कंसर्न नहीं कर रहा, हम ट्रेड के ऊपर चल नहीं सकते। हमको तो एनी हाउ, आपने जैसे अभी देखें, अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, इन्होंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि तो एग्रीकल्चर को, अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर जोर दे लेते हैं, और जैसे अभी कल ही मैं बैठा हुआ था तनवीर साहब है जो पंजाब के निगरान हुकूमत के अंदर है, जिनके पास इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर उनको सब दिया हुआ है, तो उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपने उसके अंदर बताया कि हमने सबसे पहले टारगेट करा है कि जो हम $6 बिलियन का एडिबल ऑयल मंगाते हैं, अब हम उसको अपने पास ग्रो करेंगे। जो हम अभी सफ़ेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, बोले अब हम उसको अपने पास ग्रो करेंगे। हम दालें बहुत सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो करें हम इसको अब अपने पास ग्रो करेंगे। गंदम हम हर साल 2 बिलियन की मंगाते हैं। तो ये तमाम कदम जब अगर आपने उठा लिए और अगर इसके अंदर आप कामयाब हो गए, तो आपका जो डॉलर का डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। और आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी डॉलर की प्राइसेस इज्जत बहुत ज़रूरी है कि आपकी डॉलर की आपका जो रुपया है वो मुस्तकम होना चाहिए और डॉलर को एनी हाउ वीक होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका डॉलर वीक होगा, जितना आपका रुपया मुस्तकम होगा, तो उतने आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो उतनी कम हो जाएगी। तो जब अगर आपका इन्फ्लेशन काबू में आता है, अगर डॉलर रेट काबू में आ जाते हैं, तो आपको मार्कअप भी करने में कम करने में आसानी हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, भी कम करने में आसानी हो जाएगी। मैं अफरोज साहब से पूछूंगी, अफरोज साहब, रुपी डॉलर पैरिटी कैसे कंट्रोल होगी, क्योंकि एक तो हम गैप की बात कर रहे हैं, दूसरा पैरिटी की भी बात करते हैं ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि और मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमी एंड कैपिटल मार्केट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल। अब देखिए, जो हमने रोल ओवर्स किए और वो सारी चीज़ें, अब हमने रोल ओवर किए, देखिए रोल ओवर किए कंट्रीज ने या IMF या जिनसे सऊदी अरेबिया है या चाइना है, वो हमें रोल ओवर किया है, लोन माफ़ नहीं की हुई है। यानी वो लोन आज नहीं पे करेंगे, 1 साल बाद पे करेंगे, लेकिन हमें पे तो करना है। तो क्या हमने कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस, मैं समझता हूँ इस टीम में काफ़ी, और वो आई थिंक स्मॉल शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट को एक पब्लिक प्रेशर नहीं होता है, यू नो, पॉलिटिशियंस को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हाँ, वो उनको पब्लिक प्रेशर भी होता है।
वोट बैंक को भी देखना पड़ता है। इनके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये 6 महीने इनके पास बढ़े और ऐसी बेहतर एक तो बहुत ही इतने पावर्स तो नहीं होते कि वो पॉलिसी नहीं, बना लें? पावर्स देखें, मैं समझता हूँ इसमें एक अच्छा काम किया 2-3। एक तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आउटगोइंग गवर्नमेंट ने बनाई, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी उसमें है एक, और इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है कि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकते हैं। आज ही आप देखें जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो ये तो स्ट्रक्चरल चेंज है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसको देखें। डॉक्टर हफीज पाशा जो बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, और उनकी वाइफ जो डॉक्टर गौस पाशा लास्ट आउटगोइंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बहुत डिटेल रिसर्च की है और उन्होंने कहा 2.7 ट्रिलियन 2,700 अरब रुपए हर साल लॉस मेकिंग इदारे में जा रहा है। सिर्फ पीआई का लॉस ये दुनिया का हाईएस्ट लॉस है, किसी एयरलाइन का इतना लॉस नहीं होता है। 100 अरब हो चुका है, 1 अरब से बढ़ के जो पिछले 20 साल में ये 100 अरब तक पहुंच गया है और कम नहीं हो रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये लॉस मेकिंग जो इदारे हैं, जिसमें डिस्कोर्स का तो आज ही इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल में चला जाए, ये प्रोविंशियल वाले उनके पे होगा कि वो उसको प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइज इज द ओनली सोल्यूशन। देखें, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये 2,700 अरब रुपए हर साल ये बचे तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों एजुकेशन नहीं ले सकते, स्कूल नहीं जा सकते, उन सारे पाकिस्तान के गरीब बच्चों को खाना भी मिल सकता है 2,700 अरब में और स्कूल भी जा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इसको, और ये अब SIFC आई है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अभी भी चले और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको कंटिन्यू करे इसको। ये तो बाय डेजिग्नेटेड है ना, ये तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इस चीज के काउंसिल का हिस्सा होंगे, तो ये तो एक अच्छा चेंज है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जिक्र किया रुपी के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो क्या फर्दर दिखाई दे रहा है, कोई चांसेस हैं रुपी अप्रिसिएशन के, जो कुछ ऐसे मैटर होते हैं? ये मैं उसी से डायरेक्ट लिंक है। जब देखें आज इंडिया में 160 कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया वाज एबल टू अट्रैक्ट 160 कंट्रीज। आज 30 साल पहले हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था इंडिया के मुकाबले में। बिल्कुल। आज हमारी कोई कंट्री, चाइना एक आप देखें तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। इवन सऊदी अरेबिया ने इंडिया में कहा मोदी को कि ऑलरेडी इन्होंने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है इंडिया में और आइंदा 5 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या है कि हम सिर्फ उनसे ये रोल ओवर करें, वो क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? $1 बिलियन यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और $100 बिलियन इंडिया में करें। इसी में माइनिंग के अंदर आए एग्जैक्टली। अब जो है ये सारी चीजें माइनिंग में बड़ी एक खुशाइन बात है। तो इससे जब तक डॉलर्स हमारे रिजर्व्स नहीं इंक्रीज होंगे तो रुपी पे प्रेशर होगा। अपनी रुपी की बात की, रुपी क्योंकि अभी भी हमें इस साल भी कुछ $15 बिलियन हमें रीपे करने हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए 4 महीने सरप्लस रहा और ये अभी पिछला हमारा डेफिसिट। अब साहब एक चीज और आपने अपने इंट्रो अभी इससे पहले कमेंट में कही थी कि हमें नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो इसको यकीनन IMF में जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या हालात हैं कि हम अभी से इस चीज को, हमें पता है कि हमें IMF में जाना है, यानी कि हम कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास SIFC, एक तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, खुशाइन बात है, फिर भी हमें ये पता है कि हम IMF में जाएंगे। देखिए नेक्स्ट 3 इयर्स में जो टोटल हमें रिपेमेंट करना है वो $75 बिलियन है और हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं इंक्रीज हो रही है। पिछले साल 20% एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है, पिछले साल रेमिटेंसेस 20% डिक्रीज हुई है, दोनों डिक्रीज हुए हैं। तो हमारे पास जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और ये इतना आसानी से आता नहीं है, बहुत खुशाइन बात है, सऊदी अरेबिया एंड द गवर्नमेंट और कुछ अच्छे स्टेप्स हुए हैं, तो वो जब तक रिजर्व्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे। जब तक वो नहीं आता है तो IMF में जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये देखें, ये SBA 9 महीने का है जो मार्च में ख़त्म होगा। अभी भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखें 200% या 100 रुपीज़ का डॉलर था 6 साल पहले 2017 में, आज वो 300 रुपये का, यानी रुपी डेप्रिसिएशन 67% हुआ है। 6 साल में 67% डेप्रिशिएट होना,
किसी भी 6 साल में 76 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में रुपी 67% डिप्रिशिएट नहीं हुआ है। यानी मेरे 100 रुपए की जो वैल्यू है 6 साल पहले जो 100 रुपए थे उसकी वैल्यू सिर्फ 33 रुपए हो गई। तो ये बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन हो रहा है। वही डायरेक्टली इसका लिंक रिजर्व से ही है कि जितनी हमारी आज बांग्लादेश का टका हमारी इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, हमारी एप्रिसिएशन आज 315 हमारा है, बांग्लादेश में 107 रुपए है, इंडिया में 100 से भी कम है। तो ये चीज जब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ऐसे मौके किए जाए कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आए। और मैं समझता हूँ बहुत ही कुछ स्पीचेस आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो बहुत ही कॉन्फिडेंट और वो एक स्पीच है। तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज। और लेकिन IMF में मैं समझता हूँ एक दफ़ा और जाना पड़ेगा हमें। राइट राशिद साहब, एक तरफ ये है कि IMF का हमें पता है ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें होती ही हैं और किसी ना किसी तरीके से कुछ भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कर लें तो फौरी तौर पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको अभी टाइम लगेगा। साथ साथ हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं FDI के सूरत में, वो FDI को भी हमें संभाल के रखना है। इन्वेस्टर आपका वो आएगा और उसको ज़रा सा भी कोई इशू हुआ तो वो वापस चला जाएगा और बोलेगा मैं उस जगह जाऊं जहां मुझे कहीं इश्यूज़ ना हो, मैं क्यों आऊं यहाँ पर। तो ये प्लीज़ बताइए कि अब हमें क्या क्या एक प्रायोरिटी बेसिस पे मेजर्स लेने चाहिए। और दूसरा ये कि ये अब इंटरिम सेटअप के अंदर ही एक हवा चल पड़ी है, या हम कहें कि एक अच्छा सा एक इन्होंने जो है वो इख्तियार किया है कि अब हमें मईशत को बेहतर करना है। प्लीज़ देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ आज के दिन तक कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले हमको एक एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनानी चाहिए और एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाते वक्त या मुल्क की इकोनॉमी की पॉलिसी बनाते वक्त हमको जो उसके स्टेक होल्डर हैं, और स्टेक होल्डर कौन है, जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको आपको ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे अभी बात हो रही है कि सऊदी अरब ने हमको $2 बिलियन दे दिए और खाली उन्होंने कहा जी आप इस पैसे को रख लें, आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है डिपॉजिट के लिए। अच्छा, हमने बहुत सारी जगहों पे लोन ले लेके आज हमारा नाम दुनिया में ख़राब हो गया है और हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं वो आज हमारा मजाक उड़ाते हैं ना उसके ऊपर। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इससे कुछ अर्से पहले तक उनकी भी ये पोजीशन थी, शायद उनसे बदतर पोजीशन होगी, लेकिन आज वो बहुत अच्छी पोजीशन में आए। तो नंबर 1 तो ये कि जब आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी को अगर आप अपने इकोनॉमी पॉलिसी का हिस्सा बना देंगे और उस इकोनॉमी पॉलिसी को आप अपने नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना देंगे, तो जब उसमें स्टेक होल्डर बैठेंगे ना, तो वो जाके जब वो जाएंगे सऊदी अरब तो वो $2 बिलियन आपसे रोल ओवर के लिए नहीं मांगेंगे। वो उनसे कहेंगे जी आप हमको $2 बिलियन का बिजनेस दे दें। तो अगर वो आपको $2 बिलियन का बिजनेस चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए। तो अगर वो आपको $2 बिलियन का बिजनेस देते हैं और अगर आपकी एक साइकिल 3 महीने में पूरी होती है तो साल में आपके पास $8 बिलियन आएंगे। और इमीडिएटली बेसिस के ऊपर आपको चाहिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ आपके कमर्शियल कॉन्सुलेट गए हुए वहाँ पे आप बिजनेसमैनों को भेजें और वहाँ के कमर्शियल कॉन्सुलेट उन बिजनेसमैनों को बना के भेजें, क्योंकि बिजनेसमैन को पता है कि मेरा मुल्क क्या है, मेरे मुल्क की मसनूआत कैसी हैं और मुझे अपनी मुल्क की मसनूआत को दूसरे मुल्कों में कैसे बेचना है। बिल्कुल। अगर आज हमारे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है तो हम बिजनेसमैन कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं कर रहा। मैं आज पैकेजिंग की 2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इंडस्ट्रिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। तो पॉलिटिशियन को कभी नहीं पता कि यार मैंने कैसे एक्सपोर्ट करनी है, मैंने कैसे मार्केट कैप्चर करनी है। और आपके पास कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने इतने दिए हुए कि आपके पास दुनिया का की बेहतरीन एग्रीकल्चर है, इसलिए कि आपके पास मीठे पानी का जो दरिया है उसकी जाल बिछे में, आपके पास 60% यूथ मौजूद है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन कीनू मौजूद है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन आम मौजूद है, आपके पास दुनिया का बेहतरीन चावल मौजूद है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, आपके पास यानी कि आपके पास इतनी सारी चीजें चीप है, अगर फ्री आपके नहीं पास है तो। इतनी चीजें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि जितने भी आपके कॉन्सुलेट वो जाते हैं, कमर्शियल कॉन्सुलेट जाते हैं, वो पॉलिटिक्स की बेस पे जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी जमात आती है और जब वो इलेक्शन जीत के आती है तो उसको अपने लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ता है, तो वो अपने लोगों को पाकिस्तान के ऊपर तरजीह देती है और ऐसे ऐसे लोगों को भेज देती है जिनको एक्सपोर्ट का पता ही नहीं है, जिनको अपनी मईशत का पता नहीं है। तो उसकी वजह से जो आपका मुल्क है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। आपने एक बात करी थी कि अभी अपना हमारे अफरोज साहब ने बात करी और बहुत अच्छी बात करी कि देखें स्टील मिल लगी थी, आज स्टील मिल को लगे हुए मेरे ख्याल से कोई 50-60 साल हो गए और वो कितने पे लगी हुई है, बहुत बड़े रकबे पर लगी हुई है। उस मशीन की मेंटेनेंस के ऊपर आज तक 0 पैसा इन्वेस्ट हुआ है। पिछले 15-20 साल से वो मशीन टोटल अपना स्टील मिल डेड पड़ी हुई है।
लेकिन जो मतलब जमात आती है पॉलिटिकल, वो अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए कहते हैं जी 200 बंदे जो है वो स्टील मिल में डाल दो, 200 बंदे जो वो अपना पीआईए में डाल दो, 200 बंदे जो है वो रेलवे में डाल दो। तो इन तमाम इदारों का सत्यानाश हो रहा है। तो या तो इन तमाम इदारों को आप प्राइवेटाइज कर दें, और या आप इन तमाम इदारों को ब्यूटी सिस्टम के ऊपर बिजनेसमैनों को दे दें, या आप बाहर के लोगों को दे दें। कि अगर आपके यहाँ आज ब्यूटी सिस्टम के ऊपर कोई अंडरग्राउंड ट्रेन चला देता है, तो वो 15 साल 20 साल के अंदर अपना खर्चा पूरा करके, अपना नफा करके पूरा चला जाएगा। इस 20 साल में आपकी जो पेट्रोल की इंपोर्ट है वो तकरीबन 50% डिक्लाइन हो जाएगी। जब आपकी जब पेट्रोल की इंपोर्ट बंद होगी तो आपकी जो इंपोर्ट का टी बिल है वो भी उस हिसाब से नीचे आएगा, आपके डॉलर भी उस हिसाब से नीचे आएंगे। जब आपके डॉलर नीचे आएंगे तो डेफिनेटली आपका कर्ज और आपका जो सूद है वो भी उसी हिसाब से डिक्लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें स्मार्ट डिसीजंस की जरूरत है, हमें अब ऐसे डिसीजंस चाहिए जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो। एग्जैक्टली, हमको ऐसे स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे जिनके रूल्स हों और जिनसे हमको पता चले कि हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। राइट, बड़ा डिटेल आपने बताया और एग्जांपल्स के साथ। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहूँगी, अफरोज साहब, ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर क्या आप समझते हैं सिर्फ रुपी ही अभी थोड़ा सा एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर कोई और भी चीज़ है? क्योंकि अब अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर एक ब्रीदिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी सी मार्केट में भी एक कूल डाउन इफेक्ट है, हर चीज़ थोड़ा सा नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ऐसी ही स्पीड रहे या इससे भी ज़्यादा स्पीड अप होकर हम आगे बढ़ें, तो अब आप समझते हैं कि रुपी के अलावा और कोई ऐसा क्लीशे अब बचता नहीं है? देखिए, जो राशि साहब ने बात की उसमें थोड़ा और ऐड करूंगा। जो मैंने आपको बात की कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्राइवेटाइजेशन हमें करना है। और देखिए, प्राइवेटाइजेशन भी आप जरूरी नहीं कि फॉरेनर्स को आप करें। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ पीआईए। पीआईए के पास 28 एयरक्राफ्ट्स है और अब मीडिया में आया इसमें भी कुछ 9 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंडेड है एंड दे आर रनिंग विद 21 एयरक्राफ्ट। अब जो 4 प्राइवेट एयरलाइंस है जिसमें सियाल है, फ्लाई जीना है, दूसरी जो है, अब वो भी उनके पास भी इतने ही नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स है, 20-25 के दरमियान ही है। इफ दे कैन रन द एयरलाइंस प्रॉफिटेबली, व्हाई कांट पीआईए? तो मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई पीआईए को आप इनको जो है प्राइवेटाइज नहीं तो आउटसोर्स कर दें, व्हाटएवर कर दें कि 100 अरब गवर्नमेंट को जो जा रहे हैं हर साल वो ना जितने कि के इलेक्ट्रिक व्हाटएवर के इलेक्ट्रिक इज। लेकिन गवर्नमेंट के होता है तो के इलेक्ट्रिक को हर साल के इलेक्ट्रिक को भी 100 अरब देने पड़ते हैं। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर्स की कॉस्ट बढ़ गई हो गए, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू गेट रिड ऑफ दिस। और दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए सीपैक हैज बीन अ, लेकिन आप एक 50% ना करें, आप 49% कर लें या 51% अपने पास रखें, तो फिर तो आप फायदे हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ही एक सक्सेसफुल रोल मॉडल है हमारे पास, जो हम पाकिस्तान में जो ये अपने गैस जो है वो सॉरी कोल जो है, कोल जो हम मिनरल्स जो कोल जो हम वो कर रहे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उसका नाम भी ये है कि ये एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है कोल का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो रहा है। अब शायद पहले होता, आई मीन इंडिया में 2/3 इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है, उसी बेल्ट पे हम हैं। तो ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो आपने जो बात की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसमें एक और भी मैं ऐड करूंगा। देखिए सीपैक ने हमें 80% हमें लोन दिए, $30 बिलियन की जो लोन है वो हमें जो है ना, उस वक्त अगर 50% हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता, देखें जब कोई इन्वेस्टमेंट 50% देखें, आईसीआई 50 साल पहले प्लांट लगाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, 50 साल बाद गया। एफडीआई में हमें कुछ देना नहीं होता है, लोन में हमें लोन भी वापस करनी होती है और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ना हम लोन वापस कर सकते हैं ना इंटरेस्ट दे सकते हैं। हमें चाइना को अब कहना चाहिए जो हुआ आप $3 ट्रिलियन रिजर्व्स है, दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। हमसे पीछे था, $3 ट्रिलियन रिजर्व्स है, हमारे पास 8 बिलियन है। वो $3 ट्रिलियन रिजर्व्स में हम अब उनको कहेंगे कि आइंदा आप जो है हमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमें ये लोन देना हमें भारी पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूं, हम तो लोन देते देते ही खत्म हो रहे हैं, आप लोन तो बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छे काम हुए, 10,000 मेगावाट हमारा इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज हुआ, लेकिन हम चाइना ने सारी लोन दी है जिसकी वजह से हमें ये सारे मेन इश्यूज हैं।
एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इश्यूज हैं। लोन की रीपेमेंट करना ही हमारी तरक्की के रास्तों में रुकावट है सबसे ज्यादा। अगर शायद लोन ना होता तो अब तक इतने हालात इतने मुश्किल ना होते और इजी होके गुजर जाते। एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। क्या आप समझते हैं यही रोल ओवर जो हम कर रहे हैं लोन्स को फर्दर रोल ओवर कर देंगे ताकि आगे तो फिर इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा? हमको फर्दर रोल ओवर पे जाना नहीं चाहिए। हमको वही एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। और ये तमाम ममालिक जो हैं, अगर ये हम इनके अंदर, अगर वही मैंने आपको कहा कि अगर जब इनके पास हम जाते हैं, अगर हमारे बार्गेनर्स अच्छे होंगे और जो वो बार्गेनिंग करेंगे तो वो बजाय लोन के जब उनसे उतना बिजनेस लेके आएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मुल्क है ना वो ग्रो करेगा। देखिए हमारे मुल्क में अभी भी हमको जिस भंवर में फंसे हुए हमको निकलने के अंदर, आप यकीन माने अल्लाह ताला ने इतने कुदरती वसाइल डाले हुए हैं कि जो अभी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटीज़ हैं वो दुनिया की बेस्ट ब्यूटीज़ हैं। अगर आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और भले अगर आपके पास पैसा नहीं है, या तो अपने बिजनेसमैनों को दे दें या फॉरनर्स को दे दें कि भाई ठीक है आप आए। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया है, अगर कागान है, कालाम है, बहरैन है और श्री, इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे जो भी बाहर से बंदा आता है ना वो देख के मतलब उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजॉय करता है। लेकिन क्योंकि जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जब वो वहाँ पे जाता है अच्छे होटल नहीं होते हैं, जब वो जाता है वहाँ पे अच्छी रोटी नहीं होती हैं, जब वो जाता है तो उसके अच्छे बाथरूम नहीं मिलते, जब खाने खाने जाता है तो उसको अच्छी क्रॉकरी नहीं मिलती, जब वो अपने कंट्री में जाता है तो कहते हैं यार जगह तो बहुत खूबसूरत है, अल्टीमेट है और इससे अच्छी खूबसूरती मैंने दुनिया में नहीं देखी, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम करें तो जितने फॉरेन से लोग हमारे पास आएंगे, दैट इज कॉल्ड, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग अच्छी हो तो लोग समझते हैं कि तो उससे क्या होगा, जब लोग आपके वहाँ पे आएंगे नॉर्दर्न एरियाज में, तो जब वो आएंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देंगे और उस फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो इतनी बूम करेगी कि जो आपके तस्वर में नहीं है। राइट अच्छा, मैं अगेन अफरोज साहब से स्क्रिप्ट्स के हवाले से पूछना चाहूँगी, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि अब एक बूम दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर? क्योंकि हम कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ ड्रग्स के प्राइस बढ़ गए, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, कौन से सेक्टर्स अट्रैक्टिव हैं इतने ज़्यादा? ये आप हमेशा ये सवाल करते हैं बिकॉज कैपिटल मार्केट को आप कवर करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं आज थोड़ा सा, अगर मुझे 2 मिनट अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर स्मॉल इन्वेस्टर्स। देखिए स्मॉल इन्वेस्टर्स ही मैं समझता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा है, 90% तो स्मॉल इन्वेस्टर्स ही है। एंड एक मैं एग्जांपल देता हूँ वॉरेन बुफे का। वॉरेन बुफे हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। उनकी साल में एक दफ़ा स्टॉक मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में एक मीटिंग होती है, इसमें वो मीटिंग अटेंड करने के लिए $30,000 देने पड़ते हैं, वरना आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वो सारा चैरिटी में जाता है। तो वॉरेन बुफे हमेशा ये कहता है कि देखिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं, एंड आई थिंक इट अप्लाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो यूएसए की बात करते हैं, एंड इन्वेस्ट ओनली इन यूएस स्टॉक्स, वेरी नेशनलिस्ट एंड लॉयल अमेरिकन सिटीजन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेस्टर। तो वो कहते हैं कि भाई 2 किस्म के लोग मार्केट में आते हैं। एक वो है जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स वो स्टॉक्स लेते हैं जो जिसके फंडामेंटल्स होते हैं, और दूसरा जो है लोग गैम्बलर्स है वो आते हैं मार्केट में, वो स्टॉक्स लेते हैं जिसके फंडामेंटल्स नहीं होते हैं। देखिए अभी तो खुशाइन बात जो हुई है, अब ऐसे सेक्टर्स या ऐसे बैंकिंग सेक्टर में कह रहा हूँ 4 दफ़ा साल में डिविडेंड दे रहे हैं और बढ़ नहीं रहते, तो इनके फंडामेंटल्स है। आई डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू। अब मैं एक मिसाल की बात करूं, एक दिसंबर में एक लीडिंग बैंकिंग स्टॉक था, 95 रुपीज़ में था अवेलेबल, उन्होंने 31 रुपीज़ तो डिविडेंड दिया लास्ट 3 क्वार्टर्स में, और मजीद अभी 2 क्वार्टर है, तो 50 रुपया अगर डिविडेंड मिल जाता है और 95 का है तो 50% डिविडेंड यील्ड। लोग कहते हैं बैंक में रखें ट्रेजरी बिल, भाई ट्रेजरी बिल 22% दे रहा है, यहाँ तो आपको 40 और 50% जो है अभी कुछ बढ़े हैं। तो ये फंडामेंटल्स जो के बेसिस पे करेंगे, तो ये हमने हमेशा देखा है रनिंग माय ब्रोकरेज हाउस फॉर द लास्ट 65 years, व्हिच आई क्लोज लास्ट ईयर, लेकिन 65 साल के हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा है कि उनके ही पोर्टफोलियो बड़े हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और फोकस जो है वो डिविडेंड पे है, और डिविडेंड से जो 4 दफ़ा मिलता है, मोस्टली 2 से 4 मरतबा, उन्हीं कंपनीज में वो करते हैं।
और उनका पोर्टफोलियो आज बढ़ बढ़ के जो है इट इज वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है आपका। जी जी बिल्कुल राइट। तो फिर आपने जो अट्रैक्टिव सेक्टर्स बताए हैं वो सिर्फ ओनली दी बैंकिंग सेक्टर? नहीं, देखिए बैंकिंग अब जैसे मैंने उसकी मिसाल पेश की दिसंबर वो इन्वेस्टर्स 95, को भी एडवाइस आज करें वो ना, जो हाँ लेना चाह रहे हैं। आज 150 पे था तो 50% तो अप्रिसिएशन भी और 50% डिविडेंड यील्ड तो डबल ही हो गया इनफैक्ट 8 महीने में। बट बैंकिंग के अलावा दूसरे सेक्टर्स भी है। आई वुड नेवर से कि एक ही सेक्टर में करें, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये कहा जाता है। फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं समझता हूँ कि एनी गवर्नमेंट एनर्जी है, वो उसको बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। एनर्जी है, तो ये 5-6 सेक्टर्स है एक ही सेक्टर में। बैंकिंग बिकॉज इट्स द बिगेस्ट सेक्टर, तो वन कैन आई ऑलवेज से कि चलो इसमें आप 40% भी ले लेते हैं और बाकी में, लेकिन आप किसी में भी 20 सेक्टर ना लें और 6-7 सेक्टर्स में आपके होने चाहिए ताकि डाइवर्सिफाइड हो। राइट कि आप एक ही अगर कोई स्क्रिप्ट नीचे जा रहा है तो ये ना हो कि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाए। राशिद साहब, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट आप समझते हैं कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, खासकर प्रॉपर्टी की मार्केट आजकल कैसी दिखाई दे रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ये मैं आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि असल अगर आपको मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपको मुल्क को ग्रो करना है तो आपको इंडस्ट्रीज के अंदर जाना होगा। देखिए स्टॉक के अंदर एक बंदा है वो 1 खरब रुपए का गेम खेल सकता है और 1 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे किसी दूसरे को फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी के अंदर आपने 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ले ली और आपने उसको 2 साल तक रखा, तो 2 साल के अंदर आपने जॉब कितनी क्रिएट करी? 0 करी। उसकी निस्बत अगर आपने 25 करोड़ रुपए लगाए इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपने या तो इंपोर्ट को डिक्लाइन करा या आपने एक्सपोर्ट को इंक्लाइन करा, और साथ में आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, साथ में आप 25 से 50 लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। तो जहां 25 करोड़ की आवाम होगी वहां पे जो सबसे कामयाब तरीन सेक्टर होना चाहिए और जिसको हमको फोकस करना चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और इंडस्ट्रीज लगाने का बेस्ट तरीका यह है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 25 साल के अंदर जो जितने भी सनती एरियाज हैं वो उनकी कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है कि अब अगर कोई नया सनतकार आता है, बात कर रहे हैं हाँ, तो अगर कोई नया सनतकार आता है तो जब वो इंडस्ट्री के इतना महंगे प्लॉट लेता है तो उसके लिए वायबल नहीं होता। अभी ये कोई मेरे ख्याल से शायद मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ था या उसके बाद के दौर में हुआ था कि उन्होंने एक छोटे छोटे से वो जोन बना दिए थे, इकोनॉमिक जोन बना दिए थे। वो इकोनॉमिक जोन उस वक्त उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन आज वो इकोनॉमिक जोन जो है बहुत कामयाब जा रहे हैं। अगर जैसे NIP के अंदर एक काम वो बना हुआ है, आपके बिन कासिम में वो बना हुआ है, हतार में आपका बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को लोगों को जो ज़मीन मिलती है, सस्ती ज़मीन मिलती है और वो उससे वो अपने इंडस्ट्री लगाते हैं और मास्टर सर गुरु करते हैं। लेकिन अब वो एक्सपेंसिव हो गया। आपके मुल्क के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए, क्योंकि जब आपके लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला आया, इशू आया, तो बेतहाशा सनतकारों ने भी पैसे बाहर भेज दिए। बहुत सारे जो ब्लैक मनी थी वो भी बाहर चले गई, जो किकबैक की मनी थी वो भी सारी बाहर चले गई। अब जब वो पैसे बाहर मुल्क में आते हैं तो आप उनको एक एमनेस्टी देते हैं, और एमनेस्टी आप ऐसी देते हैं कि आप कहते हैं जी ठीक है, आप 1 अरब रुपए अगर आपका है, आप ये मुल्क में पैसा ले आए तो आप 5% दे दें तो आपका पैसा वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने ब्लैक मनी को वाइट करने की एक ड्राई क्लीनिंग लगाई हुई है कि आप 5% दें और आपके जो ब्लैक मनी थी वो ड्राई क्लीनिंग के साथ। वो क्या करेंगे वो लोग जो फिर पहले ही टैक्स भर रहे हैं, दोबारा इस पैसे को वो 5% देके मुल्क में लाएंगे पैसा, अपने पैसे को वाइट करेंगे और दोबारा कागज के अंदर उनके पास वाइट पैसा आ जाएगा, वो उस पैसे को दोबारा गलत तरीके से बाहर भेजेंगे डॉलर की सूरत में। अगर डॉलर उन्होंने 200 रुपए की सूरत में भेजा था तो 2 साल के बाद वही 200 वाला डॉलर 300 रुपए में दोबारा मुल्क में लेके आएंगे और वही अपने खुद कमाएंगे। वो 40%, आपके मुल्क को देंगे 5%, लेकिन आपके मुल्क का सत्यानाश होता रहेगा। एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए। नहीं, एमनेस्टी होनी चाहिए। एमनेस्टी आप एक ऐसी एमनेस्टी दें कि जिसके अंदर आप उसको इंडस्ट्री के साथ इंटरकनेक्टेड कर दें। और वो एमनेस्टी कैसी होनी चाहिए कि अगर आप 1 अरब रुपए पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और अगर आप 25 करोड़ रुपए की LCs खोल रहे हैं मशीनों की, और अगर आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जी ठीक है मैं 25 करोड़ रुपए की LC खोल रहा हूँ मशीनों की, और ये मैं 50 करोड़ रुपए की LCयाँ खोल रहा हूँ रॉ मटेरियल की, और मैं एक अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मैं जो इंडस्ट्री लगाऊंगा इसके अंदर कम से कम 50 लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, तो आप उनको
100% फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टी देते हैं कि भाई ठीक है तुम अपना 1 अरब लेके आओ, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। अब जब वो 1 अरब आएगा, जब वो यहाँ पे मशीनें इंपोर्ट करेगा, जब वो डॉलर आपके मुल्क में आएगा, जब वो उससे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, जब वो उस इंडस्ट्री को लगाएगा, Automatically तो जब tax देता इंडस्ट्री जाएगा। लगाएगा तो दो में से एक काम होगा, या आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन होगी या आपकी एक्सपोर्ट इंक्लाइन होगी। उन दोनों सूरतों में आपका फायदा है। और तीसरा काम अच्छा क्या होगा कि जो आपकी 60% यूथ है, ठीक है ना, उसको आपको बूम मिलेगा, आपको वहां पर रोजगार मिलेगा। देखिए जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल चोरी नहीं करेगा, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी चोरी नहीं करेगा, जिसके पास रोटी है वो रोटी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली खुशहाली आ वही जाएगी, करो ना, ये तो हालात आज बेहतर हो आपके मुल्क में जाएंगे। करप्शन क्यों हो गया है कि किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही, किसी को मोबाइल नहीं मिल रहा, किसी को सुकून नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपके करप्शन है। तो जितनी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ लगती रहेंगी, जितने एम्प्लॉइज आपके एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट होती रहेगी, उतना आपके मुल्क से करप्शन खत्म होता रहेगा। और जो एफडीआई की बात करी अफरोज भाई ने, एफडीआई आपके मुल्क में सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। और वो स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारा पिछला दौर इतना बदतरीन दौर गुजर चुका है कि अब अगर आज आप स्टेबिलिटी लेके आते हैं तो भी जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर होगा वो खाली स्टेबिलिटी भी नहीं देखेगा, वो आपकी दो चीज़ें देखेगा। एक, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी कैसी है, और दूसरा आपके मुल्क की जो इकनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड कितनी है। क्योंकि अगर आपके मुल्क की इकनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो वो आपका एफडीआई कभी भी नहीं आएगा। राइट, डॉक्यूमेंटेशन तो अगेन इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड का होगी। मतलब हो गया है कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ाना है, लोगों को आपको टैक्स नेटवर्क में लेके आना है। अगर कोई बंदा यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक एफडीआई आया और तकरीबन आज से 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, वो दुनिया के जो 10 अमीर तरीन लोग थे ना, उनमें से एक बंदा आया था। और जब वो यहाँ पे आया तो उसने 4 से 5 बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट खोले जी। जब उसने कॉन्सेप्ट खोले तो उस वक्त उसने बैंक के अंदर डॉलर रखे, और मुझे याद पड़ रहा है शायद $1 बिलियन वो लेके आया था। तो उस जमाने के जो सीईओ होते थे वो उस डॉलर को निकालते थे, डॉलर का रेट होता था 11 रुपए, तो उस डॉलर को वो बेचते थे ब्लैक के अंदर 14 रुपए का, 11 रुपए कंपनी में डालते थे, 3 रुपए वो साहब रख लेते थे। तो ये डॉक्यूमेंटेड न होने का नुकसान था। अच्छा, अब उन्होंने जब प्रॉपर्टी खरीदी उस कंपनी के लिए, तो अगर कंपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए की, तो उन्होंने ऑफिशियल खरीदी 40 करोड़ की और अनऑफिशियल उसकी पेमेंट करी 60 लाख रुपए की। तो जो बंदा बहुत डिप्रेस हो गया और जब वो पाकिस्तान से वापस जाने लगा, तो अगर वो $1 लाख लेके आए थे तो वो बेचारा सिर्फ $40,000 लेके जा पाया। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू ये है, डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू है। तो अब जब वो वहां पे कहीं पे किसी महफिल में बैठेगा और जब वो 10 अमीर तरीन लोगों के अंदर एक उसका नाम था, तो वो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ बैठेगा और उसके मौजूदगी में कभी पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो वो डिस्करेज करेगा, कहेगा नहीं यार पाकिस्तान में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वहाँ का जो माल है वो साजगार नहीं है। राइट। चले, इन शॉर्ट हमें ये ऐसे हालात पैदा करना चाहिए कि और इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हों और हमारे मुल्क का नाम भी अच्छा हो। थैंक यू सो मच राशिद सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। अफरोज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, टाइम निकाला हमारे लिए। आज हमने डिस्कशन की जिसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन जो कि देखी जा रही है, अब काफ़ी हद तक एक कूल डाउन बिहेवियर तमाम सेक्टर से या इकोनॉमिक नंबर्स में से देखा जा रहा है। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन फर्दर बेहतर हों। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।